एक छोटे से गांव सोमगढ़ में तीन भाई कबीर, प्रकाश और अमन अपनी बूढ़ी माताश्री के साथ रहते थे। मेरी उम्र हो चली है। अरे अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अभी आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, मैं सही कह रही हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद तीनों भाई सारी संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांट लेना और जो बड़ा भाई निर्णय ले उसी को मानना। समझ गए ना तीनों? तीनों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन उनकी माँ बिस्तर से नहीं उठ पाई। उनकी माताश्री का देहांत हो गया था। तीनों ने मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। आज तीनों भाई संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। तो देखो भाई लोगों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए बंटवारे का काम मैं करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूँ। आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। आप अमन से पूछ लो। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो। मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और उनकी मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक खेत मेरा और एक मंझला भाई प्रकाश का होगा और बचा मेड़ वो छोटा भाई यानी कि अमन का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे ये मंजूर है। लो अमन, तुम तो एकदम चुप हो गए। क्या तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर नहीं है? ही नहीं भैया, आप दोनों बड़े भाई जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए 2 जामुन के पेड़ों की। चलो अब जामुनों के पेड़ के पास चलते हैं। तीनों भाई जामुनों के पेड़ पास आते हैं। वहाँ सिर्फ जामुन के 2 पेड़ थे और भाई 3 थे। हो भाई, ये जामुन के पेड़ है, अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, ये सिर्फ 2 पेड़ थे और दोनों के तना और जड़ है। इन दोनों पेड़ों में से एक पेड़ मेरा होगा और एक मंझला भाई प्रकाश का होगा और बची जड़ वो अमन की होगी। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप अमन को और पूछ लीजिए, उसे मंजूर है कि नहीं। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के फैसले को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब बारी आती है घर की। तो तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। तो 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा प्रकाश का होगा और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो अमन का होगा। बड़े भाई कबीर के इस फैसले से सबसे छोटा भाई बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। उसका तो आपने बंटवारा किया ही नहीं। अरे प्रकाश, वो क्या जरूरी चीज है जो मुझे याद नहीं आई? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, माँ ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं। आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया। जरा तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई कबीर घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वही दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातु के साथ बनाया गया है, जिनकी शायद ही कोई कीमत होगी। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले लेते हैं। देखो भाई अमन, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ ये 4 सिक्के आए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को लेके जा सकते हो और फिर बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के अमन को दे देते हैं, जिससे अमन बोलता है, भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये 4 ही सिक्के लिखे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अमन अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक कर कहता है, अरे अमन, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारे में छत दिया गया है। अब तुम उस खपरेल छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब यह घर हम दोनों भाइयों का हुआ।
मैं फिर कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे अमन भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या होता। दोनों भाई ने अमन और उसकी पत्नी नैना को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा हमारा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 वक्त रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। बंटवारे के समय अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी मती मारी गई थी। जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। नैना, वह दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ, भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? उनके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने भी तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो खुद रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़ और घर के नाम पर छत दिया है, और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। ना, अब बस भी करो ना, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं नैना, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं सरपंच के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के मिल जाएं। अमन बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर सरपंच के पास जाता है। अरे अमन, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। मेरे पास यह सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हो? अरे अमन, यह सिक्के बेकार हैं, अब यह चलन में नहीं रहे। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो अमन, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने चालाकी से सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से, हे भगवान, ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी मैं क्या करूं सरपंच जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता अमन, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसा कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो अमन, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ सरपंच जी, मैं आपके यहाँ जरूर काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है अमन, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और यह तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 रुपए वाले तकदीर वाली निशानी है। अमन उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आ जाता है। अमन की पत्नी उसकी राह देख रही थी। अमन अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो नैना, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, यह भी बहुत अच्छी बात है। कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरते गए। अमन और नैना अब सरपंच के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। अरे नैना, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त हो गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है नैना? घर में जो भी थी, रूखी सूखी रोटी थी, सब ले आई हूँ, जाकर खा लो। थके हारे अमन और नैना दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे नैना, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों नैना, क्या हुआ? बताओ भी। सुनिए जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, चुपचाप मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करना है। आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको आज से पहले ही कर लेना चाहिए था।
नैना के कहने पर अमन फावड़ा उठाता है और फिर दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे में मिला था। नैना, यह तो हमारा मेड़ है और वहां पर जो फसल लगी है, जहां पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। यह क्या कह रहे हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है नैना? यह समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी तोड़ें या रखें। अरे वाह नैना वाह, मुझे पता नहीं था। तुम तो बड़ी होशियार हो। अब मुझे सब समझ में आ गया। इस तरह नैना और अमन ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रहे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, सारी की सारी बह गई। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भाई वो देखो, खेत की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम अमन का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। कबीर और प्रकाश दोनों उदास होकर घर को आते हैं। अरे तुम तो कमाल ही कर दिया, मेड़ ही तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के ही कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें एक काम और करना है। अरे नैना, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम बस देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद पता चल जाएगा। जैसे ही शाम हुई, नैना और अमन दोनों कुल्हाड़ी लेकर उन दो जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बंटवारे पर उनकी जड़ मिली थी। सुनो जी, क्या यही वो जामुन के पेड़ है जिनका बंटवारा हुआ था? हाँ नैना, यही वो दोनों पेड़ हैं, जिसमें से एक पेड़ बड़े भैया का है और दूसरा मंझले भैया का। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे नैना, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ की जड़ तो हमारी है, इसलिए इस जड़ को रखें या काटें, हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी जामुनों के पेड़ की जड़ को काट देते हैं, जिससे जामुन के पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सुबह जब दोनों भाइयों को पता चलता है तो वो दोनों अमन के घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो तू है अमन, तो तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों पति पत्नी को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कोड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। और फिर राजा के पास दोनों को लेकर पहुंच जाते हैं। राजा के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि अमन और उसकी पत्नी ने क्या अपराध किया है। अच्छा, तो यह बात है। देखो कबीर और प्रकाश, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे छोटा भाई अमन ने खेत की मेड़ तोड़कर सारी फसल बर्बाद कर दी और तुम्हारे जामुन के पेड़ को भी काट दिया। महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने सभी खेत अपने नाम कर लिए और सिर्फ मेड़ मुझे दिया। अब मेरी मेड़ मेरी मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं, महाराज इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और इनके जामुन के पेड़ को तुमने जड़ सहित क्यों काट दिया? वह तो अपराध है ना? महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने जामुन से लदे हुए दोनों पेड़ अपने नाम कर लिए थे और मुझे सिर्फ पेड़ के जड़ को दिया। अब क्योंकि महाराज जड़ मेरा है तो मैं काटूं या रखूं, ये मेरी मर्जी हुई ना महाराज। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज, क्योंकि जड़ मेरा था तो मैंने इसे काट दिया। वैसे तुम्हारा भी कहना सही है। तुमने तो खूब बदला लिया है अमन। ईंट का जवाब पत्थर से। वाह भाई वाह, मान गए तुमको अमन। महाराज, आप तो अमन की तारीफ करने लगे। हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अब भी न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं, तुम निकल जाओ यहां से। उस अमन की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत किया है।
उस अमन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, नहीं छोड़ेंगे उसे। अमन और उसकी पत्नी रोज की तरह आज भी सरपंच के खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी उन्हें दूर झाड़ियों से किसी के कराहने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज! लगता है कोई किसी मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। फिर दोनों उस आवाज की दिशा में चल देते हैं। वो पास जाकर देखते हैं तो वहां एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे देख वो बोलते हैं, अरे ऐसी हालत किसने की तुम्हारी? और तुम कौन हो? अकेले इस वीरान जगह में क्या कर रहे थे? मेरा नाम आर्यन है। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए मैं दर बदर भटक रहा था। इसी बीच में यहाँ तक आ पहुंचा, तभी एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया और उससे बचने के चक्कर में मेरी यह हालत हो गई। अच्छा तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। चलो हमारे घर चलो। दोनों उस लड़के को अपने घर ले आते हैं। अमन और नैना के कोई संतान तो थी नहीं, तो दोनों ने निर्णय लिया कि वह इसको ही अपना बेटा मान लेंगे, जिससे उनकी संतान की लालसा मिट जाएगी। अमन और नैना आर्यन को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन। क्या बात है पिताजी, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ आप चिंतित लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अपने आप में खो गया था। नहीं पिताजी, मैं समझ सकता हूँ आप चिंतित हैं, पर आप बता नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आर्यन जिद करने लगा। अमन खुद को रोक नहीं सका। उसने सारी आप बीती आर्यन को बताया कि किस तरह उसके दोनों भाई ने उसके साथ भेदभाव किया और घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि बंटवारे वाली भी पूरी घटना उसे बता दी। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी, आज के बाद मैं ही सारा काम करूंगा, आप आराम कीजिएगा। पिताजी, मैं जरा अपने चाचाओं से मिलकर आता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बेटा नहीं, वहां मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। तुम वहां गए और तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो तुम कहीं नहीं जाओगे। पिताजी, अब आप देखते जाइए, आपका ये आर्यन अब कैसे अपने चाचाओं को सबक सिखाता है। पिता के मना करने के बाद भी आर्यन अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर कबीर और प्रकाश के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे देख कबीर बोलता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? पहले यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। चाचा जी नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम आर्यन है। मेरे पिताजी अमन जी ने मुझे आपके पास भेजा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अमन का बेटा रातों रात में कहां से टपक गया? अरे पागल, ये क्या मजाक है? अमन के तो कोई संतान है ही नहीं, तुम जरूर कोई चालबाज हो। भैया, मुझे लगता है यह अमन की ही कोई नई चाल है। हमें सावधानी से काम करना होगा। अच्छा चलो, माना तुम अमन के बेटे हो, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ अपने बाप के पास ही रहो। चाचा जी, मैं अपना छत लेने आया हूँ, जो आपने अपने कमरों के ऊपर लगा रखा है। अरे तुम पागल हो गया क्या? कहाँ है तेरा छत? इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अरे चाचा जी, लगता है आप भूल गए हैं। आप लोगों ने पिताजी को बंटवारे में जो छत दिया था ना, और कमरे जो आप लोगों ने रखे थे, अब मैं उसी घर के छत को लेने आया हूँ। अरे अब ये क्या नया नाटक है? अगर तू ये छत ले जाएगा तो फिर हमारा कमरा किस काम का होगा? अरे ओ लड़के, तू ये छत नहीं तोड़ सकता, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ, आप लोग मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? इतना कहकर आर्यन घर के ऊपर चल जाता है और छत को तोड़ देता है। छत तोड़ने के बाद घबराकर दोनों भाई राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। अरे कबीर और प्रकाश, तुम दोनों फिर से वापस आ गए। बताओ अब क्या हुआ? हाँ महाराज, और उसने सुबह हमारे घर की पूरी छत को तोड़ दिया है और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावधान महाराज, मुझे लगता है वह एक बहरूपियां है या फिर कोई गुप्तचर हो सकता है। महाराज, अगर आपने समय रहते उसे गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे राज्य और आपके सिंहासन के लिए खतरा है। अच्छा तो ऐसी बात है। सैनिकों, जाओ उस अमन और उसके उस आकस्मिक लड़के को लेकर तुरंत
राज दरबार पर हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने अमन और आर्यन को पकड़कर राज दरबार में हाजिर करते हैं। सुनो अमन, क्या यह तुम्हारा संतान है? हाँ महाराज, यह मेरा ही लड़का है। इसका नाम आर्यन है। हाँ तो आर्यन, तुमने कबीर और प्रकाश के घर की छत को क्यों तोड़ दिया? और तुमने कहा कि राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों चाचा ने घर और कमरा खुद ले लिया और केवल छत मेरे पिता अमन को दिया था। अब मैं अपने पिता के हिस्से का सामान को तोड़ूं या रखूं, यह तो मेरा हक है। इसमें गलती कहाँ है महाराज? मैंने तो बस अपने पिता के हिस्से को तोड़ा है। मैंने चाचा जी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। ये क्या कबीर, क्या तुमने बंटवारे में अमन को छत दिया था? हाँ महाराज, हमने अमन को बंटवारे में घर का छत दिया था और कमरा हमने रखा था। अरे ये कैसा बंटवारा है? फिर तो ये सही है। इसमें अमन और आर्यन का कोई दोष नहीं है। यह गलत है महाराज। अब बिना छत के हम कैसे रहेंगे? तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो ना कबीर। ये बात तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब तुम्हारी करनी का फल तुम्हें ही भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह अमन का बेटा नहीं है। यह कोई गुप्तचर है जो आपके राज्य को हड़पने आया है। ये गुप्तचर है, इसका क्या आपके पास कोई प्रमाण है? बताओ कबीर, इसके गुप्तचर होने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? महाराज, अगर प्रमाण की बात है तो पहले इस आर्यन से प्रमाण मांगिए। क्या ये हमारा खानदानी वारिस है या कोई बहरूपिया? महाराज, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों भाइयों से प्रमाण मांगिए। क्या इनके पास कोई खानदानी होने का कोई प्रमाण है? कबीर और प्रकाश, क्या तुम्हारे पास खानदानी होने का कोई प्रमाण है? प्रमाण? नहीं महाराज, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। तो आर्यन, इन दोनों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। क्या तुम्हारे पास खानदानी होने का कोई प्रमाण या सबूत है? हाँ है महाराज, मेरे पास प्रमाण है। अमन ने आर्यन को पहले ही 4 सिक्के दे रखे थे। आर्यन अपने जेब से पुराने जमाने के वही 4 सिक्के निकालकर राजा को देता है। महाराज, यह रहा प्रमाण। यह पुराने जमाने के सिक्के हैं जो कि हमारे दादा के दादा जमाने की है। अब यह मेरे पिता ने मुझे दिया है। यह है मेरा खानदानी सिक्का, मेरे पूर्वजों के जमाने का। अरे हाँ, यह सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। इसकी बनावट और इसके धातु बिल्कुल अलग हैं। आज के जमाने में यह सिक्का करोड़ों रुपए का है। इसका मतलब यह साबित हो जाता है कि तुम ही असली खानदानी हो। यह आर्यन अमन का ही बेटा है। दत्तक पुत्र होने के बावजूद वह खानदानी है, जबकि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि तुम खानदानी हो। इसलिए आर्यन ने जो किया वह बिल्कुल सही किया, और अब मैं फैसला करता हूं कि तुम तीनों भाइयों में बराबर बंटवारा होगा।